चलिए जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और तरीका बिल्कुल सेम वही रहेगा जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है? 7th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 में इसने इक्वी डिस्टेंस की बात की थी। ठीक है, अब और इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसने 2, -3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 10, y। ठीक है, और अब की बार इसने क्या बोला हम लोगों को, जो दो पॉइंट्स है हमारे पास उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या हमारे पास 10 यूनिट के बराबर है। और ये बोलता है कि आपने जो पॉइंट Q था उसके y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, इस टाइम को मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, और P और Q में अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूँ और मैं पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा, तो इस केस में हमारे पास आंसर किसकी फॉर्म में आएगा? y की फॉर्म में। और जो ऊपर इसने क्या दे रखा है डिस्टेंस 10, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू देगा और ये भी डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल वन। समझ में आई बात? तो ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स of point P and Q are क्या कोऑर्डिनेट्स है? P के हमारे पास 2, -3 एंड Q के बच्चों हमारे पास 10, 1। और इसने क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना दिया हम लोगों को? 10 यूनिट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, P Q की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? क्या होता है? P एंड नहीं लिखा सर आपने, एंड जी एंड नहीं लिखा, P एंड Q क्या ऊपर वाले उसमें पहली लाइन डिस्टेंस बिटवीन P एंड ओनली Q coordinates of point P and Q are this and this. So distance formula is x2 minus x1. x2 कितना है बच्चों हमारे पास? 10 minus 2। चलो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो x2 minus x1 y2 minus y1 का होल स्क्वायर। सो PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 10। x2 कितना था हमारे पास? 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमेशा ख्याल रखना है जब कभी भी कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा ब्रैकेट के अंदर लेना है और बाहर संख्या लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो फाइनली वी विल गेट 10 -2, 10 में 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और यहाँ पे बच गया जी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, सो वी विल गेट y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर, पता लग गया ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 10 है मेरे पास और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे सिंपल नंबर होता, सिर्फ 64 होता तो मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लेता, बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? वेरिएबल टर्म भी साथ में है। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना तो मुश्किल है, तो हम वही चीज को अपनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब कभी भी रूट वाली टर्म को हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। सो वी विल गेट स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है जी,
अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारे पास, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ना, 10 के पास तो अंडर रूट नहीं है, पिछले क्वेश्चन में रूट था तो रूट और स्क्वायर खत्म हो गए थे, बट इसके पास रूट नहीं है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद y स्क्वायर प्लस 6y और 64 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा वो 73 है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 100 को इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 6y ये आ गया माइनस 100 प्लस 73 इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको भी नहीं आया, आ गया। So finally we will left with y square plus 6y। 100 में अगर मैं 73 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, y की दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास चॉइस है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म से करना चाहूँ तो फिर भी मैं वैसा कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म से इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो सम की वैल्यू कौन देता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास +6, और प्रोडक्ट की वैल्यू कौन देगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी। ये होता है, दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 27, ऐड करूं तो 6, 9 3 जा 27, 9 में 3 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो मैंने बोला कि दो नंबर कौन कौन से मेरे पास, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब देखो मुझे कैसे पता लगेगा 9 नेगेटिव होगा कि 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर है वो उसका साइन देखने में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। तो माइनस 79 27 आएगा ही नहीं। क्यों? अगर हम 9 से 3 को मल्टीप्लाई कैसे नहीं आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस, तो फिर साइन मिलेगा बड़े नंबर, हाँ बड़े नंबर। जब बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, सिंपल साइन से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस, जब आप ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तब हम साइन देखते हैं बड़े वाले नंबर। ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में हमने कॉमन देखना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ y कॉमन दिखा, y प्लस 9। अब यहाँ पे मुझे क्या साइन दिख रहा है, माइनस और 3 कॉमन, तो यहाँ पे y आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब मैं क्या करूँगा, जो दो बार आ रहा है उसको एक बार लिख देता हूँ और इसको कंबाइन करके लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 0 के बराबर लिखूंगा और इस वाली इक्वेशन को 0 के बराबर लिखूंगा। ठीक है। सो वी विल गेट y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -9 और y की वैल्यू आ गई +3। देयरफॉर y की वैल्यूज आ गई हमारे पास -9 और 3 के लिए हमने कैलकुलेट करना था, सिंपल सा था और इम्पोर्टेंट वन। ठीक है। चलो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ Q इज, अब देखो मुझे लग रहा है 7th वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इसने क्या बोला, इसने बोला इफ Q इज इक्विडिस्टेंस, मतलब उसकी दूरी के एक पॉइंट हमारे पास इसने P दिया है, एक पॉइंट R दिया है। ठीक है जी। इसने बोला इन दोनों पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंस, एक पॉइंट है हमारे पास Q। ठीक है। इसने बोला Q के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, P के कोऑर्डिनेट्स है
5 कॉमा -3 और इसकी वैल्यू x कॉमा 6। आई बात समझ में? इतना सा दिया है। अब देखो यही क्वेश्चन है वो घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे हमारे पास 7th क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें तो इसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई q के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1, या बोल सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट एट y एक्सिस, क्योंकि सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट किसके हैं इसके पास y एक्सिस के, x के नहीं है। इस तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ में आया? या तो पूछेगा डायरेक्ट कि भाई q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या घुमा के पूछना हो उसने क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट q व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, या फाइंड द क्या बोलेगा कि भाई, या तो बोलेगा कि भाई ये पॉइंट q जो है p और r के इक्विडिस्टेंस है, या ये बोलेगा q इज अ मिड पॉइंट ऑफ p एंड r। चाहे वो मिड पॉइंट शब्द का यूज करे या इक्विडिस्टेंस, बोले दोनों का मतलब क्या होगा सेम। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीच में। अगर मान के चलते हैं कि भाई मेरे इधर भी एक लड़का बैठा है, इधर भी एक लड़का बैठा है, मैं उसके मिड पॉइंट पे हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस, मेरे और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ठीक है जी, तो करते हैं जरा। तो सबसे पहले इक्विडिस्टेंस मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि भाई the given coordinates of point P and R are this and this, ठीक है जी। Q be the point which is equidistant from P and R, its coordinates are this and this, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, since PQ equals to QR, रीजन लिखना हो तो as Q is equidistant from P and R, ठीक है जी। सो PQ and QR, अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, सबसे पहले PQ x2 minus x1, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? मैं बोला मतलब ठीक है जी। अगला क्या है बच्चों हमारे पास, QR। अब मैं जब QR की बात करूंगा, अब तो लास्ट क्वेश्चन है ना, तो पता लग रहा है आप लोगों को। अब QR x2 कितना है हमारे पास, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब QR की बात करूंगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस पेपर में गलती होती है हम लोगों के पास, इस पॉइंट पे x1 कौन सा है, y1 कौन सा लेने में, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे जब आप p और q को लोगे x1 y1 x2 y2 लिखना है। जब QR को लोगे x1 y1 x2 y2, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी गलती होती है हम लोगों के पास साइन की वजह से। तो मैंने बोला कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा उसमें ओपन ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद से क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो क्या आ गया जी हमारे पास, 0 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 में एक जोड़ा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 ही होता होगा। 16 में 25 जोड़ा कितना हो गया, 41 41 है ना, ठीक है जी। इधर क्या आया देखो, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 25, यही आया ना, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब मैंने बोला स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो वी विल गेट 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब क्या होगा, 25 को मैं इधर लेके आ गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 आई थिंक 16 बचेगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस
दैट्स इट, यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है जी, दैट्स इट।